हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम देखने वाले हैं 7 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। ये द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। पहली बार ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स जो टारगेट कर रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को। यहाँ जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर कराया जाएगा होलिस्टिकली। इसमें मैराथन लेक्चर्स होंगे, 18 डेज का ये कोर्स है। इसमें आपके लाइव डाउट सेशंस होंगे, लाइव मॉक टेस्ट होगी, इसीलिए पूरी तरह से कंप्रहेंसिवली यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। और अगर आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो देखो, GS1 में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से डाटाबेस ऑफ फार्मर्स, तो एक फार्मर्स का डाटाबेस बनाया गया है फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। ओके, तो इसको देखेंगे। IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में से हम पंजशीर रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो पंजशीर कहाँ पे है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको देखेंगे। देन ब्रिक्स, SCO और क्वाड, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी लगाई गई है, तो इसके क्या मायने हैं और ऐसा क्यों हुआ है, इसको देखेंगे। देन पॉलिटी में से ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, एक एडिटोरियल आया है आज, बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है, इसको देखेंगे। GS3 और GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। फिल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज बाय सितंबर 13, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि आप जो वैकेंसीज हो गई हैं ट्रिब्यूनल्स में, आप उन्हें भरिए। ठीक है, तो ये एक फटकार लगाई है सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखो, ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करें ट्रिब्यूनल्स की, तो देखो ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्वासी जुडिशियल से मतलब क्या है, इनके पास जो फंक्शंस होते हैं इनके, वो एकदम जुडिशियल बॉडीज की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि इनका फंक्शन जुडिशियल बॉडीज की तरह ही है, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है वो एग्जीक्यूटिव विंग की तरह हुआ है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो है हमारी, उसने इसका फॉर्मेशन किया है। देखो, आपको पता होगा 3 पार्ट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो है इसके फंक्शंस जुडिशरी की तरह, लेकिन इसका फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव विंग की तरह हुआ है। ठीक है, तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना है। ठीक है, और इसको ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें पार्ट 14A इंट्रोड्यूस किया गया था। जब ये अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट आया, तब ये पार्ट 14A ऐड किया गया था, जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई थी। अब देखो, ये 14A जो ऐड किया गया, इसमें 323A और 323B को ऐड किया गया था। 323A जो है ये मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक IAS ऑफिसर हैं या फिर आप कोई भी पब्लिक सर्विस ऑफिशियल हैं और आपको कुछ भी सर्विस कंडीशन से लेकर रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ भी अगर डिस्प्यूट है, तो आप इस ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 323A के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई गई है उसके अंतर्गत आप जाएंगे। इसके अंदर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनती है और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनती है। तो एक बनेगी सेंट्रल लेवल पे और हर स्टेट की एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगी। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनको इस्टेब्लिश करने का या फॉर्मेशन करने का इनका सिर्फ पार्लियामेंट का हक होता है। ठीक है, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 323B की बात करें तो यहाँ पे अदर ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, जैसे कि छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे टैक्सेशन से रिगार्डिंग, इंडस्ट्रियल एंड लेबर से रिगार्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लैंड रिफॉर्म्स, फूड, सीलिंग्स ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, रेंट एंड टेनेंसी राइट, इन सभी डिस्प्यूट से रिलेटेड जो अदर ट्रिब्यूनल्स बनती हैं उनको 323B में डाला गया है। और इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हिरार्की हो सेंटर और स्टेट के लेवल पे, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं, इनकी हिरार्की भी हो सकती है। इनको एस्टैब्लिश कौन करता है, पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है। मैंने आपको बताया कि ये जुडिशियल बॉडीज तो होती हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव विंग वाली होती हैं, ये पूरी तरह से जुडिशियल बॉडी होती हैं। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फॉर रिवीजन एक बार फिर बता देती हूँ। देखो, कोर्ट ऑफ लॉ जो होती है वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम जिसकी पावर्स जो है वो स्टेट से डिराइव हो रही हैं। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होती हैं, ये एक एजेंसी होती है जो स्टैट्यूट से क्रिएटेड होती है। स्टैट्यूट यानी कि किसी एक्ट से बनाई गई ट्रिब्यूनल्स होती हैं ये। ठीक है, किसी एक्ट से बनाई गई जुडिशियल बॉडीज होती हैं।
फिर यहाँ पे देखो, ये सिविल नेचर के सूट्स को ट्राई कर सकती हैं, ये जो है ये स्पेशल मैटर के केसेस को ट्राई करती हैं, ठीक है, जैसे जो भी स्टैट्यूट, जो भी एक्ट इनको पावर्स देता है उससे रिगार्डिंग ही मैटर्स को ये ट्राई करती है। देन थर्ड यहाँ पे देखो, ये इंडिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव से, लेकिन ये इसको तो फॉर्मेशन ही इसका एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, तो यहाँ पे एंटायरली ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होती है। ये जो होती है ये कोर्ट ऑफ लॉ इज ट्रेंड इन लॉ, और यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बिठाया जाता है। तो देखो यहाँ पे मेजरली जुडिशियल मेंबर्स ही रहते हैं सारे, ठीक है, यहाँ पे कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो उस पर्टिकुलर इशू में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ट्रिब्यूनल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करती हैं ये, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी कोड, ठीक है, ना ये सीआरपीसी से बाउंडेड होती हैं, ना ही ये आईपीसी से बाउंडेड होती हैं। इनका जो प्रिंसिपल होता है वर्किंग का वो होता है नेचुरल जस्टिस का, यानी कि आपको जो भी पर्सन है उसको सुनने का हक देना पड़ेगा, ठीक है, राइट टू बी हर्ड, एक तो ये, दूसरा ये कि आप जो भी पर्सन इसको ट्राई कर रहा है, इस केस को ट्राई कर रहा है, जो भी पर्सन इसकी प्रोसीडिंग्स ले रहा है, जो भी जज इन्वॉल्व है, वो एक पार्टी नहीं होना चाहिए इन द केस, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि ए और बी के बीच में केस है और ए ही उस पार्टी का जज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, तालिबान क्लेम कंट्रोल एज पंजशीर रेजिस्टेंस फोल्ड्स। तो देखो यहाँ पे ये पंजशीर क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा इस इशू के बारे में। अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, ठीक है, और पंजशीर प्रोविंस जो है इस पे अभी तक तालिबान का कंट्रोल नहीं हुआ था। सिर्फ एक ही रीजन था अफगानिस्तान का जहाँ पे पंजशीर इसका नाम है, जहाँ पे तालिबान का कंट्रोल नहीं हो पाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था। तो ये पंजशीर की लोकेशन देखो काबुल के नॉर्थ में आता है, ठीक है, काबुल के नॉर्थ में आता है, और ये किस किस के बीच में आता है, यहाँ से देखो पंजशीर रिवर भी निकलती है, ठीक है, ये नॉर्दर्न अफगानिस्तान का पार्ट है, और यहाँ पे पंजशीर रिवर के साथ साथ नॉर्थ में, इस एरिया के नॉर्थ में पंजशीर माउंटेन्स मिलेंगी और इसके साउथ में कोहिस्तान माउंटेन्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, प्लेसेज इन न्यूज़ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आपको याद रखना है, कोहिस्तान माउंटेन्स के बारे में। देन दूसरी चीज़ ये कि ये जो है इसका इस तरह का इसका जोग्राफिकल एरिया है, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आसपास सब तरफ से नेचुरल बैरियर्स है इसमें, एक तरफ ऊपर माउंटेन है, यहाँ पे देखो पंजशीर माउंटेन है, नीचे इसके कोहिस्तान माउंटेन है, इसके आसपास पंजशीर रिवर फ्लो करती है, तो यहाँ से पहुँचना, यहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है, इन्वेड कर पाना इस एरिया को बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए नेचुरल डिफेंसेस यहाँ पे आते हैं, इसलिए तालिबान अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाया था। और मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊँ तो जब 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल पा लिया था, तब जो पॉलिटिकल लीडर्स थे अफगानिस्तान के वो भागकर पंजशीर प्रोविंस चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक नॉर्दर्न अलायंस बनाया, और ये नॉर्दर्न अलायंस क्या है, बेसिकली ये एंटी तालिबान ग्रुप है जो तालिबान के अगेंस्ट लड़ता है और हेल्प करता है बाकी कंट्रीज़ की, सो दैट ये तालिबान को यहाँ पे ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो इस पे काफ़ी टाइम तक तो इन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन अभी कई सारा एरिया जो है यहाँ का ये तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है, ये कहा गया है इस न्यूज़ में, ठीक है। तो ये नेचुरल डिफेंसेस हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स के बीच में फॉल करता है ये एरिया, और तालिबान कभी भी इस पर कंट्रोल नहीं पाया था इन 1990s, ठीक है। ना ही इसके ऊपर जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी ना वो इस पर कंट्रोल कर पाई थी, ना ही इसके ऊपर यूएस कंट्रोल कर पाई थी, ठीक है। तो Panjshir Valley was among the safest region in the country during the time of NATO-backed government। तो 2001 से 2021 तक के टाइम में जब NATO backed government थी, यहाँ पे यूएस का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था, तब भी पंजशीर वैली जो थी ये सेफेस्ट प्लेस थी अफगानिस्तान की। इसके ऊपर अब जो है तालिबान का कंट्रोल आने लगा है, ये चीज़ कही गई है यहाँ पे। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अफगानिस्तान की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में लाई करता है ये भी आपको याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एडिटोरियल है आज का, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म लाइज इन कंसल्टेशन। तो सबसे पहले फेडरलिज्म क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी पावर्स स्टेट और सेंटर, जो भी पावर्स स्टेट और सेंटर के पास हैं, ये दोनों अपनी पावर्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट सबऑर्डिनेट है सेंटर की या सेंटर ऊपर है स्टेट से, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट की पावर सेंटर से नहीं आती, सेंटर की पावर स्टेट से नहीं आती, दोनों ही अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह इंडिपेंडेंट हैं, दोनों कोई भी किसी से सबऑर्डिनेट नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआर बोम्मई केस में ये कहा था, एसआर बोम्मई केस था एक
ठीक है, इसमें ये कहा था कि जो फेडरलिज्म है दिस इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक फीचर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका मतलब ये था कि स्टेट्स आर नॉट द सैटेलाइट्स ऑफ सेंटर। ये चीज़ कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट्स आर नॉट द सैटेलाइट्स ऑफ सेंटर, यानी कि स्टेट सेंटर के एजेंसीज नहीं हैं। ठीक है, सेंटर से अलग है, इंडिपेंडेंट है स्टेट यहाँ पे, और ये अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, ना कि सेंटर से। ये कुल मिला के फेडरलिज्म का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब कई सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म को डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक तो देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसके बाद बाई कैमरलिज्म है हमारे यहाँ पे। बाई कैमरलिज्म यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दो अलग हाउसेज हैं, जिसमें से राज्यसभा जो है स्टेट्स के इंटरेस्ट को दिखाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे फीचर्स हैं जो फेडरलिज्म को दिखाते हैं। कुछ फीचर्स हैं जो हमारी फेडरलिज्म को थोड़ा सा यूनियन टिल्ट की तरफ ले जाते हैं, इसीलिए हमारी फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल कहा गया है। ठीक है, तो हमें क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो इस एडिटोरियल को देखें अगर, तो देखो इस आर्टिकल में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके भी राइट्स हैं। ठीक है, आपको पता होगा हमारे शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट के ऊपर यूनियन लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लॉ बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं, लेकिन यूनियन का लॉ जो होगा वो ज़्यादा प्रिवेल करेगा। यहाँ पे कहा गया है कि जब आप कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत भी लॉज बनाते हैं तो यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करे, एटलीस्ट स्टेट से कंसल्ट तो करे। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि यूनियन स्टेट से कंसल्ट नहीं कर रहा। जैसे कई सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए। एक तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया 2020 का, इसमें केरला गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना नाराजगी जाहिर की है कि आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया। तमिलनाडु की असेंबली ने भी यहाँ पे बोला है कि फार्म लॉज के बारे में आपने कंसल्ट नहीं किया स्टेट से, तो ये बात सही नहीं है, ये चीज़ कही हुई है इसमें। ठीक है, जैसे कि अब बात करें फार्म लॉज की, तो देखो फार्म लॉज की बात करें तो पार्लियामेंट जो है इसने फार्म लॉ जो है बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो स्टेट्स के पास होनी चाहिए थी पावर इसके ऊपर लॉज बनाने की। लेकिन यूनियन ने क्या किया, इसको ट्रेड एंड कॉमर्स क्लॉज के अंतर्गत स्टेट लिस्ट में ना डाल के कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट मानते हुए इसके ऊपर लॉ बना दिया। तो फार्म लॉज जो बने हैं वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बने, स्टेट लिस्ट में आता है क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, उन्होंने ये बना दिए हैं ट्रेड एंड कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो एक तरह से जो पहले स्टेट की पावर हुआ करती थी वो आपने इलेजिटिमेट मीन्स से अपनी पावर बना ली। ठीक है, तो ये चीज़ हुई इसमें। उसके बाद यहाँ पे एक कोर्ट केस की बात की गई है। जैसे यहाँ पे एक बात की गई है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा केस। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि इस जजमेंट में ये कहा गया था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो वो स्टेट ही उसके ऊपर लॉ बनाएगा। अगर उस सब्जेक्ट को आप कहीं से भी कॉन्करेंट लिस्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो जो प्रिवेल करेगा वो होगा स्टेट की पावर। ठीक है, वो सेंटर की पावर नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक और एक्ट आया था, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021 का। इसमें जबकि गोवा खुद जो कि ऑलरेडी बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जो कि यूनियन में भी जो पार्टी है उसी पार्टी का रूल्ड स्टेट है गोवा, फिर भी गोवा ने यहाँ पे ये जताया कि आपने हमसे कंसल्ट तक नहीं किया, ये जो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जो मेजर पोर्ट्स हैं, जो नॉन मेजर पोर्ट्स आते हैं किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन इंडियन पोर्ट्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेजर पावर्स हैं नॉन मेजर पोर्ट्स को लेकर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं। लेकिन जो इंडियन पोर्ट्स बिल आया है 2021 का, इसमें यह प्रपोज किया गया है कि जितनी भी पावर्स रहेंगी प्लानिंग से रिलेटेड, डेवलपिंग से रिलेटेड, ये सब पावर्स मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को दी जाएंगी। और मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल पूरी तरह से यूनियन के हाथ में रहेगी, मतलब पूरा तरह से यूनियन का कंट्रोल हो जाएगा इन पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी तक स्टेट का कंट्रोल होता था, लेकिन अब यूनियन का कंट्रोल होगा। ठीक है, आगे बात करें, देखो यहाँ पे और भी कुछ इश्यूज की बात की गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया 2020 का। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट माना गया है। लेकिन अभी तक क्या होता था, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होती थी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की चलती थी रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स। लेकिन अब ये कहा गया है कि यहाँ पे एक नेशनल सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे जो कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी वाले इश्यूज को हैंडल करेगी, और ये जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी होगी वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा एक और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाएंगे जो भी पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट के साथ रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। तो एक तरह से स्टेट की ये भी पावर आपने ले ली रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ
पे कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट सारी जो पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट की वो लेते जा रहा है, तो ये फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है हमारी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे जो कॉन्करेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई थी, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट बनाने का मुद्दा ही ये था कि यहाँ पे ये मेजरली स्टेट का यहाँ पे रूल होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे भी पूरे देश में एक ही लॉ लागू करने की बात आएगी तो वहाँ पे जो यूनियन होगा वो स्टेट से कंसल्ट करके फिर कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जो भी लॉ है वो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि स्टेट से तो आप कंसल्ट कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सरकारिया कमीशन का भी एक रेफरेंस दिया गया है कि सरकारिया कमीशन ने ये कहा था कि आपको यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों को ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है और यहाँ पे म्यूचुअल कंसल्टेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन से चलने की जरूरत है, तभी ये डुअल सिस्टम सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और रेफरेंस दिया है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें वेंकट चलैया कमीशन ने ये कहा था कि कलेक्टिव कंसल्टेशन से ही सारी चीजें होनी चाहिए और जहाँ पे ये नहीं हो पाए वहाँ पे आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंटरस्टेट काउंसिल्स में ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तक बात ही नहीं है, यहाँ पे कंसल्टेशन ही नहीं हुआ तो डिस्प्यूट की बात कहाँ से आएगी, ठीक है। उसके बाद SR बोम्मई केस के रेफरेंस में भी कहा गया है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फेडरलिज्म इज ऑलरेडी अ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये। SR बोम्मई केस में ये कहा गया था फेडरलिज्म, तो हमें इसकी थोड़ी सी इसको इवेल्युएट करके इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। तो सो दैट हम फेडरलिज्म को प्रॉपर्ली यहाँ पे वायलेट ना करें और यहाँ पे फेडरलिज्म को हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, इसमें मेजरली एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरह से अभी फेडरलिज्म हमारा खतरे में है, तो इन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब देखो ये एक टॉपिक, ये जो मेंस का मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे फेडरलिज्म का कंसेप्ट समझाना है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको समझा था ना कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है इंडिया में और ये किस तरह से क्वासी फेडरल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है, ये सब आपको इसमें समझाना है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू इट। तो जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया वो कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद कई सारी इमरजेंसीज जो हैं वो मेनली यूनियन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं, वो फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वायलेट करती हुई दिखती हैं, जैसे प्रेसिडेंट रूल का, गवर्नर रूल का ज़्यादा यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है, वो एक यहाँ पे इशू है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जो है वो पूरी तरह से यूनियन का एजेंट रहता है, ये भी एक इशू है। फिर एक वन पार्टी वन इलेक्शन की बात, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, ये भी एक इशू हो सकता है फेडरलिज्म की तरफ। तो ये सारे इशूज़ हैं। इसका आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर इन 150 वर्ड्स, ओके। जो कल आंसर्स दिए थे, काफ़ी लोगों ने आंसर्स दिए, लेकिन मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आंसर दिए थे, मेनली प्रॉब्लम्स लिख दी थी उन्होंने 5-6। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेंस का आंसर आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स बताओ, कुछ वे फॉरवर्ड बताओ। कुछ लोगों ने यहाँ पे अच्छे आंसर्स लिखे भी थे, ठीक है, जैसे कि संघर्ष थे एक, इन्होंने अच्छा आंसर लिखा था। इस तरह के बहुत सारे 2-3 लोग और भी थे जिन्होंने प्रॉपर्ली आंसर लिखा था। तो इस तरह से आंसर लिखिए, इंट्रोडक्शन दीजिए प्रॉपर्ली, ठीक है, प्रॉब्लम्स लिखिए, भले शॉर्ट में लिखिए, इतना अगर आपके पास लिमिट नहीं है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखने की, तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए, प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताइए और वे फॉरवर्ड बस पॉइंट्स लिख दीजिए, उसको डिस्क्राइब मत कीजिए। तो इस तरह से भी काम हो सकता है, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम यू इन दिस फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डाटाबेस क्रिएटेड विद द रिकॉर्ड ऑफ 5.5 करोड़ फार्मर्स। तो 5.5 करोड़ फार्मर्स का एक डाटाबेस बनाया गया है, ठीक है। अब इसको 8 करोड़ तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमको ये बताया है कि 5.5 करोड़ फार्मर्स का एक डाटाबेस बन गया है जिसको नेशनल फार्मर डाटाबेस कहा जा रहा है। क्यों बनाया गया है? सो दैट इनको प्रॉपर्ली सर्विस डिलीवरी दी जा सके, ठीक है। सर्विस डिलीवरी यानी कि जो भी स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए वो प्रॉपर्ली इन तक पहुंचाई जा सके, इसका काम करेगा ये डाटाबेस, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर को हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी से लिंक करते हुए ये डाटाबेस बनाया है, ठीक है। और इसमें जो नेशनल डाटाबेस क्रिएट किया गया है वो बहुत सारी जो नेशनल स्कीम्स हैं उसमें से डाटा उठाया गया, जैसे पीएम किसान योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, फिर इंश्योरेंस स्कीम है पीएम फसल बीमा योजना, इन सबसे ये डाटाबेस उठाया गया है। और ये कहा गया है स्टेट्स को कि आप भी अपना एक डाटाबेस तैयार कीजिए, सो दैट जो अभी 5.5 करोड़ का जो डाटाबेस है इसको हम 8 करोड़ का डाटाबेस बना सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कही गई है। और ये जो है ये एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर सिस्टम जो है इसके अंतर्गत ये काम किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि डाटाबेस बनाया गया है और ये क्यों बनाया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, मोदी टू अटेंड ब्रिक्स एससीओ क्वाड मीटिंग इन सितंबर। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही गई है कि यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स अभी शेड्यूल्ड हैं ब्रिक्स की, एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और क्वाड की। ठीक है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन सी मीटिंग कब है, लेकिन इसमें देखो ये चीज़ है तो है कि इसमें इश्यूज़ का डिस्कस होने वाले हैं। मेजरली अफगानिस्तान का इशू आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्कस होता हुआ। इसके अलावा अफगानिस्तान के अलावा जो पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसको देखने को मिलेगा हमको, इसके बारे में बात करेंगे इन सब मीटिंग्स में जो मोदी जी हैं वो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन से मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें रिफॉर्म्स किस तरह से कर सकते हैं इसकी बात की जाएगी। और क्वाड में भी हम देखेंगे कि किस तरह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो क्वाड तो आपको पता ही होगा, क्वाड में कौन सी 4 ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं? इंडिया, ठीक है, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों चारों कंट्रीज आती हैं इसमें। ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मेजरली माना जाता है ऐसा कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ठीक है, अब देखो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है आपको पता है 5 कंट्रीज हैं इसमें। कौन कौन सी हैं यहाँ पे? देखो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में नहीं, एक समिट के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, एक समिट के फॉर्म में, सम्मेलन के फॉर्म में मिलती है। और ये जो लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ठीक है, इसमें जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट करती है, ये चेयरमैनशिप रोटेट करती है एनुअली। ठीक है, अमंग द ऑल द 5 कंट्रीज। ठीक है, 2001 में जिम ओ नील ने ये टर्म कॉइन की थी, ब्रिक। ठीक है, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था पहले, तो ये पहले 4 कंट्रीज का ही ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा था। बाद में 2006 में इसको फॉर्मलाइज किया गया और 2010 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ, तो उसके बाद ब्रिक जो था वो ब्रिक्स बन गया था। ठीक है, और इसमें कोऑपरेशन मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के बारे में। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो है वो मेजरली डिप्लोमेट्स के बीच में होती है कंट्री के। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इंगेजमेंट से होती है। और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो है यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट बनता है। तो ये कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स के। देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 15 जून 2001 को बनाई गई थी शंघाई में। ठीक है, इसमें पहले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और उसके साथ तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। ठीक है, चाइना के साथ ये सब कंट्रीज थी। बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि अभी 8 कंट्रीज हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फूड इमरजेंसी से रिगार्डिंग। ठीक है, देखो तो अभी क्या हुआ है, शॉर्ट में सिंपल भाषा में समझो। अभी क्या हुआ है, कोविड के कारण ऑलरेडी सभी देशों की इकोनॉमीज ठप पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ गया है इकोनॉमी के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं बचा है। ठीक है, किस तरह से ये इंपोर्ट करें। मेजरली श्रीलंका जो है ये इकोनॉमी जो है ये इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, बेसिक फूड आइटम्स के लिए भी ये इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं बचा है, फॉरेन डॉलर्स वगैरह ही नहीं बचे हैं, तो ये किस तरह से ये सब खरीदें। इसीलिए फूड इमरजेंसी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे फूड जो है वो बहुत महंगा हो गया है। क्यों? क्योंकि इनके पास फॉरेन डॉलर्स नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो ये इंपोर्ट करें कैसे। इसीलिए फूड जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है फूड में भी यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे फूड इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई गई है। अब इसके क्या कारण थे? देखो 3-4 कारण हैं, बहुत अच्छे से समझा देती हूँ मैं। फर्स्ट तो ये कि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गए हैं। दूसरा, कोविड के कारण यहाँ पे इकोनॉमी चली नहीं, तो यहाँ पे इनके पास फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हुए नहीं। तीसरा, इसका जो जीडीपी है, इसका टोटल जीडीपी में से 10% जीडीपी जो है वो टूरिज्म सेक्टर से आता है। और क्योंकि कोविड आ गया तो टूरिज्म सेक्टर तो बंद पड़ा था, तो इनके पास टूरिज्म सेक्टर से जो 10% जीडीपी आता है वो नहीं आया। और मेजरली जो फॉरेन एक्सचेंज इनके पास आता है वो इसी सेक्टर से आता है, वो नहीं आ पाया। चौथा ये कि ये जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। ठीक है, इनका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है यहाँ पे। और पांचवा इसका बहुत बड़ा कारण इसका ऐसा होने का ये है कि यहाँ पे बैन लगा दिया है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसी साल जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी कंट्री को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाएंगे, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वाली कंट्री बनाएंगे। तो इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर रोक लगा दी। अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर रोक लगाने के कारण इनका प्रोडक्शन घट गया, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मेजर प्रोडक्शन यहाँ पे होता है वो भी हो सकता
सकता है कि आधा हो जाए बिकॉज ऑफ दिस थिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे रोक लगाने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो टाइमिंग ठीक नहीं थी ऑर्गेनिक बनाने के लिए कंट्री को। तो ये सारे इश्यूज के कारण यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन बहुत आ गया, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन बहुत आ गया, और इनके पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं बचा है, इसीलिए यहाँ पे फूड इमरजेंसी लगानी पड़ी है। अब देखो कुछ फैक्ट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 7.5 बिलियन डॉलर्स का इनके पास फॉरेन रिजर्व था इन 2019, ठीक है। और 2021 जुलाई की बात करें तो सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर्स का ये फॉरेन रिजर्व रह गया है। ये मेजरली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे फॉर द मेजर असेंशियल्स, ठीक है। फूड रिगार्डिंग असेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, वीट, मेडिकल सप्लाईज, इन सभी के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है कि ये कंट्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी लास्ट ईयर 3.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। रुपी जो है यहाँ का, श्रीलंकन रुपी जो है ये डिप्रीशिएट हुआ है 10% से, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है, डिप्रीशिएट होने के लिए। तो 10% से डिप्रीशिएट हुआ है, यानी पहले अगर 70 रुपए के बदले $1 मिलता था, अब वही $1 आपको 80 to 90 रुपीज में मिल रहा है। तो ये रुपी डिप्रीशिएट हुआ है यहाँ का, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, इसको मैंने आपको शॉर्ट और सिंपल में समझा दिया है। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लेफ्ट ओवर इशूज हैं, जैसे कि देखो एक इशू है रिगार्डिंग बॉम्ब थ्रेट्स टू इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो हमारा INS विक्रांत जो नया इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना है उसके ऊपर बॉम्ब थ्रेट्स हैं, इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है यहाँ पे। फिर निपा वायरस जो हमने कल ही डिस्कस किया था, इसकी वैक्सीन से रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है। फिर मांडा बफेलो, ये इसको एक अलग टैग दिया गया है, इसके बारे में आप देख लेना। और ग्रीस में एक मिनिस्ट्री बनाई गई है फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फॉर फाइटिंग विथ क्लाइमेट चेंज। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। कल के क्वेश्चंस की बात करें तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। वुड्स डिस्पैच के बारे में क्वेश्चन था रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो मैं बता देती हूँ वुड्स डिस्पैच में था क्या। ये आया था 1854 में वुड्स डिस्पैच, इसको चार्ल्स वुड लाए थे। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि मास एजुकेशन कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, गवर्नमेंट की है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने माना कि जो पूरे कंट्री को एजुकेट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट लेगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दूसरी चीज़ ग्रांट इन एड की बात की गई कि हम ग्रांट्स देंगे इसमें एजुकेशन सेक्टर में, सो दैट प्राइवेट सेक्टर को हम इनकरेज कर सकें एजुकेशन में आने के लिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे बात की गई थी इंग्लिश एजुकेशन की, कि इंग्लिश जो मीडियम रहेगा वो सिर्फ हायर एजुकेशन में रहेगा, बाकी एजुकेशन जो होगा स्कूल लेवल पे वो मेजरली वर्नाकुलर में होगा, ठीक है। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में बाकी स्कूल एजुकेशन होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मेजरली कही गई थी। अब देखो ग्रांट एंड एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, अच्छा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी कहा गया था कि यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ की इन्होंने बात की थी कि 3 यूनिवर्सिटीज़ हम इस्टेब्लिश करेंगे, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रिकमेंड की गई थी। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, ये गलत है, ठीक है। इंग्लिश सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए रिकमेंड किया गया था, तो यहाँ पे आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का एक सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिगो कल्टिवेटर्स को यहाँ पे इन्होंने मुक्ति दिलाई थी। तो इंडिगो कल्टिवेटर्स को इन्होंने ब्रिटिश का जो टैक्सेशन सिस्टम था उससे मुक्ति दिलाई थी। यहाँ से जो पीजेंट अनरेस्ट था वो ऐड हो गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो इसका आंसर होगा ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट इनटू इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके। देन he wrote biography of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Shri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to Central Assembly. He was, तो देखो इसमें किसने ये बायोग्राफीज लिखी थी, ये लिखी थी लाला लाजपत राय ने। इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी जैसे अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, ये सारी भी इन्होंने बुक्स लिखी थी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय वुड बी द आंसर। आज के क्वेश्चंस जो हैं ये मेजरली ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। आपको बताना है मैप लोकेशंस के ऊपर बेस्ड है, मेडिटेरेनियन सी के बारे में कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड करती है, और इसके अलावा कुछ इंडियन ज्योग्राफी से भी आपके लिए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आज के सेशन में तो आप कॉमेंट्स में कॉमेंट कर सकते हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस एंड द आंसर ऑफ मेन्स क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।